लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के 3 मॉडल्स को। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक जो वो हर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर ऐड करते हैं। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है और एमसीक्यूज़ भी इस टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, सो आइए आज हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिकॉर्ड करते हैं आज की इस फुल वीडियो में कुछ मिनट्स में, जो कि आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सो हम देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि एस.जे. सिंगर एंड गॉर्थ निकोल्सन, ठीक है, इन्होंने 1973 के अंदर एक मॉडल दिया था रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, या सबसे पहले हम इस टर्म को डिकोड करते हैं फ्लूइड को। सो फ्लूइड मीन्स लिपिड्स। ठीक है, सो इसको ये क्यों कहा था कि उसकी फ्लो की क्वालिटी की बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मोज़ेक। अब मोज़ेक को डिकोड करते हैं। ठीक है, सो मोज़ेक से उनका जो मतलब था दैट वाज प्रोटीन्स। ठीक है, और ये उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लो करती हैं मोज़ेक मैनर में या रैंडम मैनर में। ठीक है, इट मीन्स कि जो प्रोटीन्स हैं वो रैंडमली मूव करती हैं, उनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ रैंडम, और इस रैंडम मूवमेंट की बेस पे उन्होंने उसको मोज़ेक का नाम दिया था। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो उन्होंने प्रेजेंट किया था उसके लिए जो उन्होंने सारी स्टडी की थी वो किस तरह से की थी? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उन्होंने यूज़ किया था और उसके नीचे सेल को स्टडी करके जब उन्होंने सारा मॉडल प्रेजेंट किया था। अब देखें, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रॉबर्टसन ने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, लेकिन बात वही है कि हर बंदे का आईक्यू, हर बंदे का जो लेवल होता है सोचने का, ऑब्जर्वेशन का, वो अलग होता है। सो सिंगर एंड निकोल्सन का लेवल जो था वो रॉबर्टसन से थोड़ा हाई था। ठीक है, इसलिए उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी किया। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो था वो एक एसोमेट्रिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा ये डायनेमिक स्ट्रक्चर था। आप इसको इलास्टिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप इसको वर्सेटाइल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वैसे तो 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिनको ज़्यादा स्टडी किया जाता है, वो 2 हैं हमारे पास। ठीक है, सो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है मेम्ब्रेन लिपिड्स। सेकंड आपके पास आ जाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंड थर्ड आपके पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो जो 2 मेजर हैं, ठीक है, अब मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन का मेजर पोर्शन बनाते हैं। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कि बने होते हैं 2 बायोमॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से। ठीक है, सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स से। ठीक है, 2 बायोमॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इनमें क्या क्या आ जाता है? बल्कि जो फोर्थ है दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स,
आपके पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? जो कि कार्ब्स एंड लिपिड्स से मिलके बने होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जो कि कार्ब्स एंड प्रोटीन्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या हैं। फर्स्ट वन हम स्टडी कर लेते हैं जी, मेम्ब्रेन लिपिड्स को। ठीक है, अब मेम्ब्रेन लिपिड्स में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। एंड फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं कि अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये फॉस्फोलिपिड्स का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये आ गया आपके पास हेड, जो कि बना होता है फॉस्फेट से। इसको हम फॉस्फेट हेड भी कहते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड इनका, या फिर पोलर होता है। ठीक है, इसमें से भी MCQs आ सकते हैं कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका कौन सा ऐसा रीजन है जो कि हाइड्रोफिलिक या पोलर होता है। या फिर ये भी आ सकता है कि हेड जो है वो आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है टेल, और टेल जो है वो मिलके बनी होती है फैटी एसिड से। ठीक है, टेल की कॉम्पोजिशन किससे हुई हुई है? फैटी एसिड से। और ये आपके पास होती है नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं, और हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट होते हैं जो कि वाटर को रिपेल करते हैं। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ये होता है, इसका होता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल हेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल हेड। और जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब जो आपके पास मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो किस में हेल्प आउट करते हैं? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में। ठीक है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। अब जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन आपके पास आ गया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज़ हो गई, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी भी कम होगी। इट मीन्स कि इनका आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि फैटी एसिड्स का क्या सीन है। इसके अलावा अगर हम सेकंड फैक्टर देख लें तो दैट इज़ फैटी एसिड्स। ठीक है, अब फैटी एसिड्स का क्या रिलेशन है कि फैटी एसिड सेचुरेशन, सॉरी हम सेचुरेशन को देख रहे हैं ना, हम फैक्टर्स देख रहे हैं। सो फैटी एसिड सेचुरेशन को हम देख लेते हैं। अगर फैटी एसिड्स की अनसेचुरेशन ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर फैटी एसिड्स की सेचुरेशन ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए, अब फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का और फ्लूइडिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर फैटी एसिड्स की अनसैचुरेशन ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी भी ज़्यादा होगी। अगर इन केस हम देखें तो जो सैचुरेशन का रिलेटेड है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का रिलेशन है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, अगर सैचुरेशन ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। इसको बस आप सिंपल ये याद रखें कि अगर सैचुरेशन ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी कम है, अनसैचुरेशन ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा है। ठीक है,
अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लियर यू देयर। ओके ओके जी, मेम्ब्रेन लिपिड्स हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की कुछ ब्रीफ डिटेल। ओके, so we are now going to discuss about membrane proteins. so membrane proteins को हम channel proteins भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके कितने नाम हो गए? एक हो गया आपके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सेकंड आपके पास हो गया चैनल प्रोटीन्स एंड थर्ड वन आपके पास हो गया कैरियर प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास आ गई इंटीग्रल प्रोटीन्स और सेकेंड आपके पास हो गई पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग टनल प्रोटीन्स भी कहते हैं एंड इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अगर आपको डायग्राम याद हो तो डायग्राम में मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी थी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। वो डायग्राम आप अपने माइंड में रखिएगा, वो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स को। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं या फिर पेरिफ्री पे प्रेजेंट होती हैं। पेरिफ्री मीन्स मार्जिन, ओके, मार्जिन पे प्रेजेंट होती हैं। अब इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं एंड हम इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स, ओके। अब देखें कि जो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स थी उनको टनल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन थी ना, तो उनको इंट्रिंसिक कहते हैं। और ये पेरिफ्री पे मार्जिन्स पे प्रेजेंट थी तो इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इन दोनों प्रोटीन्स का, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का भी और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का भी। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हेल्प आउट करती हैं एंट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स में, कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होने में हेल्प आउट करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गए कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास आ गए जी लिपिड्स, इसके अलावा आपके पास आ गए वाइटामिन्स, आपके पास आ गए वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आगे कुछ आयंस एंड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। कितने लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप ज़रूर पूछा करें। I am here to clear all your doubts and I am here also to clear your concepts as well. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी होती हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ओके। what are the transport proteins and what are their functions? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इनके नेम से ही क्लियर है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती होंगी। फॉर एग्जांपल हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल ले लें, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स हेल्प आउट करती हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। अब हम देख लेते हैं कि रिकॉग्निशन प्रोटीन्स क्या होती हैं।
रिकॉग्निशन प्रोटीन्स में आपके पास आ जाता है MHC कम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो ऊपर एक्वापोरेंस वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये भी MCQs में आ सकता है और MHC कम्प्लेक्स भी जो है वो आ सकता है MCQs के अंदर, ठीक है। अब MHC क्या है? MHC से मुराद है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स है, इसका काम क्या है कि ये ब्लड ग्रुप रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, सो ये ब्लड ग्रुप रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं थर्ड वन, रिसेप्टर प्रोटीन्स। सॉरी, क्या आ गया आपके पास? रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स में क्या होती हैं? G कपल्ड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और G कपल्ड प्रोटीन्स में अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर्स की, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर्स को हम देख लेते हैं। अब जब सेल के अंदर ग्लूकोज चाहिए होता है तो सेल जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, अपना काम पूरा करो। तो इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड से ग्लूकोज लेके आता है, ठीक है। गेट ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ये ब्लड से ग्लूकोज को कैरी करता है और सेल के अंदर लेके आता है, ठीक है। अब जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ये इंसुलिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। इनकी बाइंडिंग कहाँ होती है? इंसुलिन मॉलिक्यूल्स के साथ। ये जितनी भी प्रोटीन्स मैं आपको बता रही हूँ ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इनको आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हम देख लेते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये फोर्थ वन आपके पास आ गई हैं। सो अब देखें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है ATP सिंथेज। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि बात सेल वॉल की हो रही, सेल मेम्ब्रेन की हो रही थी, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब देखिए हर जो ऑर्गेनेल है दैट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड। सो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ATP सिंथेज, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? ATP सिंथेज। अब ATP सिंथेज क्या करता है कि ये ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और ATP की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। अब देखें ATP की सिंथेसिस में किस तरह से हेल्प आउट करता है। अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन के डिफरेंट आपके पास केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये थी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करते हैं। फर्स्ट वन क्या आ गया? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करना। इसके अलावा ये
ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करते हैं। और एज अ सेल सरफेस मार्कर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो फंक्शन है दैट इज इट एक्ट एज अ बैरियर। एज अ बैरियर कैसे एक्ट करता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपके पास वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और वो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को, उन्हीं कंपोनेंट्स को, उन्हीं चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर मूव करने के लिए जिनकी उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी ज़रूरत नहीं होगी सेल के अंदर, तो वो उनको सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगी, सो उनके लिए वो एज अ बैरियर काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से हेल्प आउट करती है, अब देखें सेल है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो चीज़ें उसको चाहिए होगी वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगी अपने अंदर मूव करने के लिए। अब सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉरी, हाँ इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। अब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको लाजमी हर हाल में चाहिए। ठीक है, और वो क्यों चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स उसको किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, सो ये न्यूट्रिएंट्स सेल को हेल्प आउट करते हैं इन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंड इसके अलावा जितने भी सेल फंक्शंस परफॉर्म करता है उनको कैरी आउट करने में इनको कौन हेल्प करता है, वो न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ हेल्पर टू द सेल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपके पास आ गया थर्ड पॉइंट कि ये हेल्प करता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखें ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफरेंट तरह की होती है, वो डिफ्यूजन भी हो सकती है, वो आपके पास ऑस्मोसिस भी हो सकती है, वो आपके पास बल्क ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक हो गई आपके पास एंडोसाइटोसिस, और एक होगी आपके पास एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये अलग से टॉपिक्स हैं। इनका जब चैप्टर आएगा प्रॉपर तो वहाँ पे इनको फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है सो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट दिस topic is very important from the एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम्स में भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, और MCQs तो इसमें बेतहाशा बनते हैं, तो 3-4 तो आने मस्ट हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप एंड तक पहुंच ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमने उसको स्टडी किया कि इसको सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल भी कहते हैं। और इसको सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको J.S.J. सिंगर और गॉर्थ निकोल्सन ने दिया था। फिर हमने टर्म फ्लूइड को डिकोड किया, मोज़ेक को डिकोड किया, फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, कंपोनेंट्स देखे, उसमें हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स देखे, हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखी, हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स देखे, इसके अलावा हमने फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को, सो स्टे ट्यून्ड।